हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजत जायसवाल। आज आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10 पढ़ाया जाएगा। पिछले लेक्चर में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बताए गए थे, जूल थॉमसन इफेक्ट भी इससे पिछले लेक्चर में बताया गया था। लेक्चर नंबर 8 में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा था, जूल थॉमसन इफेक्ट और जूल्स लॉ। तो लेक्चर 9 में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बताए गए थे आइसोथर्मल के। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग तो यूनिट नंबर 3 है, बट मैं थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक है तो इसलिए मैं थर्मोडायनेमिक्स में ही ऐड कर दे रहा हूँ। तो थर्मोडायनेमिक्स का ये लेक्चर नंबर 10 है। अगर आप लोगों ने 9 लेक्चर ना देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, वो अपलोडेड है। उनकी एक प्लेलिस्ट बना के रख दे रहा हूँ साइड में, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग है पहली, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखेंगे those process which actually occur in nature is known as spontaneous process. As they always try to tend to equilibrium. ये क्या बोला गया? स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस जो होता है, दोज प्रोसेस विच एक्चुअली ऑकर इन नेचर, जो भी प्रोसेस नेचुरली होते हैं, नेचर में होते हैं हमारे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। और ये किसकी? they always try to tends to equilibrium, ये हमेशा साम्यावस्था में आना चाहते हैं। साम्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें सारी चीज मेंटेन है, बराबर है, इक्वल है, तो उस पार्ट में ये लोग आना चाहते हैं। कौन से प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहाँ यूज होते हैं, तो डायरेक्ट आप देखेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहाँ यूज होते हैं? नेचर में यूज होते हैं, ठीक। और ये किसकी तरफ टेंड्स करते हैं? इक्विलिब्रियम की तरफ टेंड्स करते हैं, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड फ्लोज हायर लेवल टू लोअर लेवल। एग्जाम्पल बोला गया आपका कि जो लिक्विड होती है वो फ्लोज करती है कहाँ से? हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नदी वगैरह पे पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, डैम वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो वही बताया जा रहा है, लिक्विड फ्लोज हायर लेवल टू लोअर लेवल पे। देखा होगा आप लोगों ने डैम वगैरह इतने बड़े बड़े होते हैं, पानी वगैरह जो नदी से निकलती है नेचुरली ऊपर से नीचे ही की तरफ आती है, इसलिए वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगी इसका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा। All spontaneous processes are irreversible. All spontaneous processes are irreversible. Or all spontaneous process tend to state of equilibrium.
बोला गया जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, उन्हें दोबारा से पाया नहीं जा सकता, वो रिवर्स नहीं किए जा सकते। और ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेंड टू अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या तो वो साम्यावस्था में ही रहना चाहते हैं, ऐसे क्या होते हैं प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नोट हो जाएगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। गुड इवनिंग इंद्रमणि, गुड इवनिंग अंतिमा, गुड इवनिंग नंदिनी, गुड इवनिंग कुमकुम। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट हो जाएगा तो कमेंट कीजिएगा आंसर, मतलब सॉरी कमेंट कीजिएगा, नोट डाउन हो जाएगा तो। नोट हो गया आप लोगों का? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, इसके स्पॉन्टेनियस क्लियर हो गया। इसी हेडिंग में भी हम लोगों को लिखना है नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में लिख दिया जाता है। देखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस processes are occurred by supplying external energy, external energy to the system, देखिए क्या बोला गया, जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो कैसे ऑकर करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी लगाने पे, वो नहीं क्या कहा जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। मतलब उसमें आपको कोई ना कोई ऐसी एनर्जी बाहर से अप्लाई करनी ही पड़ेगी उस काम को करने के लिए। जैसे देख लीजिए, एक कुर्सी अगर आपके बगल में रखी होगी तो वहीं पड़ी रहेगी, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स वगैरह ना लगाएं, उस पर कोई प्रोसेस ना करें बाहर से, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। ठीक, एक्सटर्नल एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। क्लियर? एग्जांपल लिख लीजिए इसका, जस्ट उसी का एग्जांपल अपोजिट लिख लीजिए। व्हेन वाटर इज pumped, when a water is pumped from lower level to higher level, ध्यान से देखिए। जैसे अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा स्पॉन्टेनियस में नेचुरली होता है, उसमें लोअर से आपका हायर से लोअर पे जाता है, बट
लोअर से आपको हायर करने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, और एक्सटर्नल एनर्जी आपकी किसके अंतर्गत आ जाएगी? जब भी एक्सटर्नल एनर्जी आएगी तो क्या कहलाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है सीधे सीधे तो आप कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग समझ में आ रहा है? कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू अंतिमा, थैंक यू प्रश्न। आगे बढ़ते हम लोग। अगली हेडिंग है आप लोग की रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस लिखेंगे एन आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस in which all friction मतलब होता है घर्षण। जानते हैं फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण इसकी मीनिंग होती है। वह फोर्स जो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट लगे। कहने का मतलब अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है उसके अपोजिट जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। जहाँ से आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th 12th में फिजिक्स में कि कोई भी गाड़ी वगैरह जो होती है हम लोग रोड पे अगर चला रहे होते हैं वो ब्रेक लगाते हैं तो किसके कारण रुकती है? फ्रिक्शन के कारण रुकती है। हिंदी में मंदन कहा जाता था, मंदन। ठीक, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और other source of dissipation of energy, dissipation of energy are eliminated. बोला गया a reversible process, an ideal reversible process in which all friction, electrical resistance or other sources of dissipation of energy are eliminated. ये सब उसमें नहीं आती तो उसमें क्या कहा जाता है? उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। Reversible process is very slow. जो reversible process होता है वो बहुत ज़्यादा slow होता है। And the temperature and the pressure and the temperature and the pressure and the pressure or not much different
are not much from those of the surroundings. From those of surroundings. Those of क्या बोला गया? रिवर्सिबल इज अ वेरी स्लो, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, एंड द टेम्परेचर एंड द प्रेशर आर नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ सराउंडिंग्स। जो उसके अगल बगल के जो सिस्टम के अगल बगल चीज़ें हैं, उसकी सराउंडिंग्स हैं, उसका प्रेशर, रिवर्सिबल प्रेशर और रिवर्सिबल प्रोसेस के प्रेशर और टेम्परेचर की तुलना में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, उतना ही रहता है, लगभग नियर अबाउट रहता है। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग इसे। नोट करने के बाद कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू अंतिमा, थैंक यू, थैंक यू प्रश्ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनमें बोला गया है फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और अदर सोर्स जो डिसिपेशन होते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है वो एलिमिनेट रहे। जैसे बोला कि रिवर्सिबल प्रोसेस सीधी सी बात है, जब एनर्जी वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी तो वो बहुत लो वर्क करेगा, बहुत स्लो वर्क करेगा। तो बोला कि जहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसके अगल बगल का जो सराउंडिंग्स होता है, उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता जितना कि उस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है। ठीक, क्लियर? नोट हो गया होगा आप लोगों का? जल्दी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक बताएं। इसमें एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम बता दे रहे हैं। जल्दी कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दें इसके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस में, आगे बढ़ते हैं। उसी में लिखिएगा आप लोग, नई एडी नहीं है, उसी में लिखिएगा आप लोग। the work obtained in a thermodynamically reversible process, or thermodynamically reversible process is a definite quantity and it can be easily calculated. It can be easily calculated. The work is also minimum.
also manual. The work is also manual. सॉरी मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, दिस वर्क इज ऑल्सो मैक्सिमम, that can be obtained from the system undergoing the given change. बोला गया the work obtained in a thermodynamical reversible process is definite quantity. जो थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो एक डेफिनेट क्वांटिटी के अंतर्गत होता है, डेफिनेट क्वांटिटी होती है एंड इट कैन बी इजीली कैलकुलेट, और उसे आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितना वर्क डन हो रहा है आपका थर्मोडायनेमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस में. क्लियर. दिस वर्क इज आल्सो मैक्सिमम, ये वर्क मैक्सिमम होता है. दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, इसे कैसे पाया जा सकता है, द सिस्टम अंडरगोइंग द गिवन चेंज. जैसा जैसा चेंज आएगा वैसा वैसा पार्टिकल का हम वर्क डन निकाल सकते हैं. नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसे. नोट हो जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा. थैंक यू अंतिमा, थैंक यू प्रश्न, थैंक यू कुमकुम, थैंक यू नंदिनी. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अगला हेडिंग है अगला जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक बताने में साइक्लिक प्रोसेस. अंदर साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है. when a system completes a series of changes and ultimately returns to its original state, then it is known as cyclic process. And that means it completed
one cycle also, one cycle। कहने का मतलब है when a system completes a series of changes and ultimately return to its original state, then it is said known as cyclic process, and the that means it completed one cycle also। जैसे जहाँ से तुमने स्टार्ट किया, अगर तुम ऐसे गए क्लियर और वापस उसी पे आ गए कंप्लीट कर लिए, तो इसे क्या कहा जाएगा, वन साइकिल कहा जाएगा। क्लियर, ये वन साइकिल हो जाएगा। जितने टाइम करते हो उतनी साइकिल बढ़ती रहेगी। क्लियर, ये वन साइकिल कहलाएगा। ठीक है, मतलब जहां से स्टार्ट करो वापस उसी स्टेट में अगर वापस आ जाते हो तो वन साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, since the internal energy of a system depends only system depends only on its state, on its state, it is follows that in cyclic process the net change of internal energy is zero। ये याद रखिएगा, जो टोटल नेट एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी की, वो जीरो होती है किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में। क्योंकि जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पे आके एंड कर देते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, उसी तरह इसकी जो नेट चार्ज इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। आप जो नोट डाउन कर लीजिए इतना। नोट हो जाएगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। साइक्लिंग प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया है, और ये जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसे वन साइकिल कहते हैं। और ये केवल डिपेंड करता है उसके स्टेट्स पे, जिस स्टेट को वो फॉलो कर रहा होता है, इसीलिए उस स्टेट को फॉलो करने का ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। और इसका जो नेट चार्ज होता है इंटरनल एनर्जी का साइक्लिक प्रोसेस का, वो जीरो होता है। क्लियर, ठीक है। थैंक यू अंतिमा, थैंक यू नंदिनी, थैंक यू अफसाना, थैंक यू इंद्रमणि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। थैंक यू एवरीवन। क्लियर है साइक्लिक प्रोसेस। अब इसका जो साइक्लिक प्रोसेस का जो थोड़ा सा सेंटेंस है, जो मतलब वर्डिंग होती है, फॉर्मूला होता है, वो हम लिख दे रहे हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। डेल्टा ई बराबर होता है जीरो, क्योंकि बोला कि एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। एनर्जी को हम ये भी कहते हैं Q माइनस डब्ल्यू बराबर जीरो। जानते हैं माइनस होता जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा इतना।
नोट हो गया होगा आप लोगों का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों की आइसोथर्मल साइकिल। आइसोथर्मल साइकिल इसमें लिखेंगे if a series of changes are conducted at a constant temperature then the cycle is known as isothermal cycle। बोला गया if a series of changes are conducted at a constant temperature अगर कांस्टेंट कंटिन्यूअसली बना रहता है then the cycle is known as isothermal cycle। नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। अगली हेडिंग आप लोगों की रिवर्सिबल साइकिल। देखिए अगली हेडिंग आप लोगों की रिवर्सिबल साइकिल। बोला गया if a series of changes are conducted and carried out reversibly then the cycle is known as reversible cycle। रिवर्सिबल साइकिल, यहाँ रिवर्सिबल कर लीजिएगा। then the cycle is known as रिवर्सिबल साइकिल। आप लोग अपनी कॉपी पे ऐसे मत कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा फिर से। सिंपल सी बात है, ब्लैक बोर्ड है तो मैं बेनिफिट लूंगा ही। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, और नोट हो जाए तो कमेंट करिएगा।
ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे। एक काम करते हैं, यहीं में रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद अगला आप लोगों का स्टार्ट होगा कार्नोट साइकिल, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे ज़्यादा कार्नोट साइकिल ही पूछी होती है। तो कार्नोट साइकिल को हम अगले लेक्चर में रखेंगे, पूरा स्टार्टिंग रहेगी उसकी, तो आप लोग टाइम से आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। क्लास कैसी लगी आप लोगों को, ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अपलोड होने के बाद भी आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए। थैंक यू एवरीवन।